हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, यानी कि हम अपनी तैयारी जो कर रहे हैं उसे देखेंगे। आप सभी ने फर्स्ट यूनिट पढ़ लिया, सेकंड यूनिट का हमने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पढ़ लिया। कल आपको बता ही दिए थे कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है। आज हमें उनके बारे में ब्रीफली समझना है और उसके इम्प्लीकेशन को समझना है, यानी कि हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 2। और यूनिट नंबर 2 में क्या पढ़ना है हमें? आज का टॉपिक क्या है? इम्प्लीकेशंस ऑफ 5 लॉज इन लाइब्रेरी लॉज सॉरी इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा जो आज जो दिया गया है। भाई देखो, एक चीज़ आपसे मैं कह रहा हूँ, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपको जब चीज़ें मिल रही हैं तो आपका भी कर्तव्य है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो दोस्त हैं, जो भी दोस्त हैं, दोस्त हो, मित्र हो, चाहे आप कुछ भी कहते हो, वो भी तैयारी कर रहे हो तो उन्हें भी हमारे चैनल से जोड़िए, जिससे आपको भी लाभ मिले और उन्हें भी लाभ मिले। और आपको पता ही है, लाइब्रेरी साइंस की मैराथन आपको कहीं नहीं मिल रही है, बस इसी चैनल पर मैराथन मिल रही है। यूट्यूब में पहली बार किसी चैनल ने आपको किसकी लाइब्रेरी साइंस की मैराथन दी है, तो आपका कर्तव्य बनता है चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और अपनी तैयारी को भी अच्छा बना के रखें। यानी कि आपको करनी है 110 नंबर की तैयारी, और 110 नंबर की तैयारी आपकी थ्योरी और प्लस क्वेश्चन आंसर जो चल रहे हैं उनसे आपकी तैयारी होती जा रही है। तो आपने सबसे पहले क्या पढ़े? हमने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। चलिए चलते हैं, अपना पहले लेके लेते हैं आपको 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। बताइए 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कौन कौन से हैं, तो वो बताइए सबसे पहले। तो कल ही पढ़ा है, तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस बताइए कौन कौन से, जल्दी बताइए भाई। सबसे पहला है पुस्तक, ब्रीफ पढ़ लेते हैं फटाफट। पुस्तक के उपयोगी के लिए। दूसरा क्या है? प्रति एक पाठक को उसकी पुस्तकें। फिर क्या है? प्रति एक पुस्तक को उसका पाठक। भाई पहले पाठक को चला जाएगा, फिर उसकी पुस्तक को मिल जाएगा। फिर आता है पाठक का समय बचाए। और आखिरी में है ग्रंथालय, यानी कि ग्रंथालय वर्धनशील संस्था है, उसके बारे में बताया गया था। यानी कि ग्रंथालय एक वर्धनशील तंत्र है। ये जो 5 लॉ हैं आपको इसके बारे में पढ़ना है। तो आज का हमारा टॉपिक है जो इसी के अंदर की चीज़ें पढ़नी है। यानी कि सबसे पहला सूत्र क्या है आपको अभी बताया। फर्स्ट लॉ क्या है, जल्दी बताइए। पुस्तक के उपयोग के लिए है। तो ये है हमारा पहला लॉ। तो पहले लॉ के अंदर क्या आती है? सबसे पहला आता है आपका ग्रंथालय की अवस्था, यानी कि अवस्थिति। तो ग्रंथालय की स्थिति क्या है? उसकी उपयोगकर्ता के माध्यम से होनी चाहिए। सार्वजनिक ग्रंथालय के शहर का केंद्र स्थित होना चाहिए, यानी कि ग्रंथालय की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर सभी लोग उसको उपयोग कर सकें, उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें, उसमें लोगों का आने का झूम जुड़ा रहे। भाई आपने खोल दिया, जंगलों में खोल दिया, यानी कि ये है शहर,
और शहर का बिल्कुल यहाँ पर आपने यहाँ पर खोल दी, जब कोई आता है ना कोई जाता है, तो क्या यहाँ के लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ के लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ के लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ के लोग यहाँ पर आएंगे? नहीं आएंगे। आपको खोलना है ग्रंथालय को ऐसी जगह पर जहाँ पर आपका ग्रंथालय से जुड़ सके, यानी कि ये है शहर। और आपको पता है यहाँ पर हर हालत में लोग आते हैं और आ, लोगों का आना जाना यहीं से होता है। तो आप यहाँ पे खोलिए लाइब्रेरी, इसका मतलब यह है कि लाइब्रेरी की स्थिति यहाँ पर ऐसी जगह होनी चाहिए। चलिए, आपको ये समझ में आ गया, पहला टॉपिक से समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है। नेक्स्ट आता है इसी में ग्रंथालय की ग्रंथालय, नेक्स्ट क्या है, ग्रंथालय का कार्य समय। भाई कार्य समय भी ऐसा होना चाहिए जिसमें उपयोगकर्ता के सुविधा की यानी कि सुविधा के अनुसार समय होना चाहिए। अब आपने रख दिया कोई बच्चा सुबह को पढ़ना चाहता है और आपने कह दिया कि सुबह को नहीं, मैं तो शाम को लाइब्रेरी खोलूँगा, या फिर शाम को लाइब्रेरी खोलेगी, तो खुलने और बंद होने का समय बच्चे के यानी कि पाठक के सुविधा अनुसार उसका उपलब्ध होना चाहिए। यानी कि इसमें क्या आएगा, टाइम आएगा किसका, पाठक का, यानी कि ओपन एंड क्लोज टाइम के अनुसार होना चाहिए। यानी कि टाइम ऐसा होना चाहिए ओपन एंड क्लोज। आपने बहुत सी लाइब्रेरी देखी होंगी 24/7 खुली रहती हैं, सुबह की शिफ्ट में भी, शाम की शिफ्ट में भी, रात के डे एंड नाइट चलती है। तो ऐसी भी लाइब्रेरी होनी चाहिए। ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए जो क्या नाम, सुबह से यानी कि 7 बजे से लाइब्रेरी खुल जाए और रात के 10 बजे तक लाइब्रेरी खुले। यानी कि पाठक के जो कार्य का समय है, यानी कि ग्रंथालय का, लाइब्रेरी का जो समय है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा पाठक यानी कि जो स्टूडेंट हैं, जो उसके यूज़ करने वाले हैं लाइब्रेरी के, वो आएंगे। यानी कि दूसरा लॉ की जगह, यानी कि पहले लॉ में दूसरा पार्ट क्या कहता है, ग्रंथालय के कार्य का समय। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे नहीं पूछे जाते क्वेश्चन, अब आपसे 10 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे ही घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, कौन सा लॉ ये कहता है जो ग्रंथालय के समय का यानी कार्य के समय के बारे में बताता है। तो आपको आप ये जाएंगे चौथे लॉ में, यानी कि समय के बारे में कौन सा बता रहा है, पाठक के समय के बारे में बता रहा है, चौथा लॉ। पर यहाँ पर ग्रंथालय के समय के बारे में, कार्य समय के बारे में पहला लॉ बता रहा है। तो आपको यहीं पर कन्फ्यूज़न हो जाएगी और यहीं पर आप दिक्कत का सामना कर देंगे, आप लगा देंगे चौथा लॉ और हो गया आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत। फिर आता है क्या, ग्रंथालय के फर्नीचर। ग्रंथालय में फर्नीचर होने चाहिए भाई, अलमारी होनी चाहिए, फर्नीचर होने चाहिए जिससे बच्चे बैठ सकें। यानी कि कीड़ा रोधक होना चाहिए, यानी कि कीड़े रोधक क्यों होना चाहिए, मच्छर मक्खी भी तो लगते हैं भाई, आपके घर में हो, आपके घर में भी तो मच्छर मक्खी लगते हैं, वो उससे बचने के लिए होना चाहिए। कोई रैक होनी चाहिए जिसमें न्यूज़पेपर पढ़ सके। सारे ऊंचाई वाली चीज़ें पाठक को सुविधा अनुसार, आपको पाठक है 5 फुट का और आप रख रहे हो 6-6 फुट पे किताब, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी कि किताब का आपने देखा होगा अलमीरा का एक स्टैंडर्ड होता है, वो स्टैंडर्ड क्यों होता है कि उसमें पता होता है कि 5-5.5 फुट का आदमी होता है, उसी हिसाब से फर्नीचर, रैक, ये सब चीज़ें की सुविधा होती है। यानी कि फर्स्ट लॉ में क्या क्या चीज़ें बताई गई अभी तक आपको, अवस्था यानी कि क्षेत्र अच्छा होना चाहिए, क्षेत्र। फिर दूसरा क्या बताया गया कि कार्यस्थल का समय होना चाहिए। फिर आता है फर्नीचर, यानी कि ग्रंथालय का फर्नीचर। याद रखना पहला लॉ ही पढ़ रहे हैं अभी हम। चलिए इस कलर को चेंज करके हम थोड़ा सा यहाँ पे अलग से कर देता हूँ, ठीक है, पहला लॉ ही पढ़ रहे हैं। चलिए ब्लू कलर था, ये ले लेते हैं। तो आगे क्या है, ग्रंथ चयन, यानी कि ग्रंथ चयन। वर्तमान समय में उपयोगकर्ताओं को क्या चाहिए भाई, आज के समय में न्यूज़पेपर चाहिए, मैगजीन चाहिए। मैगजीन से क्या आ रहे हैं क्वेश्चन, करंट की मैगजीन चाहिए, तो उसी हिसाब से ग्रंथालय में सामान होना चाहिए। यानी कि इसमें क्या आएगा, समय समय पर
टू डेट होना चाहिए किसकी, बुक्स। ठीक है, फिर क्या होती है, जो सुविधा अनुसार यानी कि मैगजीन्स है, करंट मैगजीन्स होनी चाहिए। जो बच्चों के लिए उपयोगी है यानी कि क्या, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बुक्स इम्पोर्टेंट है वो होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, ग्रंथ का चयन उन्हीं हिसाब से यानी कि वर्तमान स्थिति के अनुसार आपने रखी है 2020 की करंट की मैगज़ीन, और बच्चों को चाहिए 2023 की मैगज़ीन। तो ये भी आपका ग्रंथालय यानी कि एक लाइब्रेरियन का कर्तव्य है, लाइब्रेरी कमेटी का कर्तव्य है, और लाइब्रेरियन का भी कर्तव्य है। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट आता है ग्रंथालय के कर्मचारी गण। कर्मचारी गण में क्या आता है, कर्मचारी उच्च शिक्षा वाले हो, अच्छी शिक्षा हो, उन्हें पता हो कि क्या कौन सा लॉ किसके बारे में, यानी कि इसमें स्टाफ की संख्या, उचित स्टाफ संख्या होनी चाहिए, उचित कार्यकर्ता होने चाहिए। यानी कि आपका जो लाइब्रेरियन है उसे लाइब्रेरी यानी कि वो क्वालिफाइड हो तभी तो लाइब्रेरी है। अब बहुत सी जगह ऐसे हो कि वो लाइब्रेरियन की क्वालिफाइड डिग्री है ही नहीं और उसे लाइब्रेरियन बना दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है उसे भी लाइब्रेरी का, अगर आपके 5 लोग वाले और उसे डीडीसी यूडीसी के बारे में नहीं पता होगा, किताब में सीक्रेट नंबर के बारे में नहीं पता होगा, किताब की क्या नाम किस तरह एंट्री करनी है पता नहीं होगा, तो क्या होगा, वो भेड़ चाल होगा। तो बस फिर यही होगा कि सोर्स के तौर पर वो भर्ती हो गया होगा। भाई आज के ज़माने में क्या है, सोर्स और सोर्स के तौर पे भर्ती हो गया, और भर्ती होने के बाद फिर हमारी नौकरी खा गया। भाई हमारी तो नौकरी खाया, हमें वेल एजुकेटेड जो क्या लगे हुए हैं, बिलीव करे हुए लगे हुए हैं, यानी कि बिलीव करने के बाद तो यहाँ पर ग्रंथालय के कर्मचारियों के बारे में बताया गया। तो अभी पहला, चलिए दोबारा जब पढ़ेंगे तब आपको लेके चलते हैं। अब कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको दूसरा क्या है, अब दूसरा बताइए। प्रति एक पाठक को उसकी पुस्तक, ये क्या है, सेकंड लॉ, लाइब्रेरी साइंस। सेकंड लॉ क्या कह रहा है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक। अब इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा राज्य का दायित्व है, यानी कि राज्य का क्या दायित्व है, राज्य का क्या दायित्व है, राज्य के दायित्व में आ जाएगा। फिर आएगा ग्रंथालय के प्रतिनिधित्व का दायित्व है, यानी कि पुस्तकों का चयन, स्टाफ चयन, यही सारे आपको पढ़ने हैं इसमें। तो आपको पहले लेके चलते हैं, 2 चीज़ें याद रखना, ग्रंथालय के प्रतिनिधित्व, ग्रंथालय के कर्मचारी, पाठक और राज्य। दूसरे सूत्र में ये चीज़ें के दायित्व के रूप में आपको पढ़ना है, यानी कि पहला क्या है, राज्य, दूसरा क्या है दायित्व में, ग्रंथालय प्राधिकारी, तीसरा क्या है, ग्रंथालय कर्मगण, और लास्ट है पाठक। ये आपको पढ़ने हैं इसमें जो हमें लेके चलना है। तो सबसे पहला लेके चलते हैं राज्य, यानी कि राज्य का दायित्व किसमें, प्रत्येक पाठक के उसकी पुस्तक मिले। तो ग्रंथालय प्रणाली में क्या स्थापित होना चाहिए, एक तरह से राज्य के जो विकास के लिए जिम्मेदारी दी गई है राज्य को। किसकी जिम्मेदारी की, लाइब्रेरी की जिम्मेदारी। तो किसका टॉपिक हो गया हमारा, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तो पुस्तक तभी तो मिलेगी जब राज्य उसकी मदद करेगा, राज्य उसकी धनराशि के तौर पर मदद करेगा, संग्रह करेगा, उसको पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए कहेगा, तभी तो आप उसके तौर पर कार्य कर सकते हैं। यानी कि पहला जो टॉपिक है वो उसके ऊपर बताया गया। यानी कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है इसमें ग्रंथालय के प्राधिकरण का दायित्व। ग्रंथालय के प्राधिकरण का दायित्व है, इसमें आपको समझना पड़ेगा। देखिए पेन भी चेंज कर लेता हूँ मैं जिससे आपको समझ में आ जाए। कौन सा पेन लूँ,
चलिए ये ही ले लेते हैं, ग्रीन ही ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, सबसे पहला आएगा पुस्तक को का चयन। ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना, पुस्तकों का चयन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये सेकंड लॉ ऑफ है। फिर आता है स्टाफ, देखिए स्टाफ का चयन, ये दोनों आ जाएंगे किसमें, ग्रंथालय के प्रतिनिधित्व का दायित्व। भाई ग्रंथालय का प्रतिनिधित्व का दायित्व क्या है, पुस्तकों का चयन। पुस्तकों का चयन क्या होता है, उपयोगकर्ता की मांग के अनुसार पुस्तकों का पाठ्यक्रम में सामग्री का चयन होना चाहिए, मंगाई भी होनी चाहिए, निर्धारण होना चाहिए, उसके कर्तव्य होने चाहिए कि एक लाइब्रेरियन के यानी लाइब्रेरी की कि जो पाठकों के यानी पुस्तकों का चयन कर सके। भले ही आपका जो लॉ है वो थर्ड लॉ और फोर्थ लॉ में ये सारी चीज़ें कही गई, पर ये जो पुस्तकों का जो चयन है हमें सेकंड लॉ में किसके तौर पर पढ़ना है, ग्रंथालय के प्रतिनिधित्व के दायित्व के रूप में पढ़ना है। प्रतिनिधित्व के दायित्व क्या, पुस्तकों का चयन कर सके। अब आप पाठक का क्या कर रहे हो भाई, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसमें क्या बता रहा है, पहला जो था किसके बारे में, उसके पुस्तक मिले, यानी दूसरा लॉ क्या करे, उसको पुस्तक मिले, बस सभी पाठक को उसकी पुस्तक मिले, तो पुस्तक मिले किसका दायित्व हो गया, लाइब्रेरी का दायित्व हो गया। भाई लाइब्रेरी के दायित्व में पुस्तक किसको मिली, आपको चाहिए, मान लीजिए आपको हिस्ट्री की बुक चाहिए और लाइब्रेरी के पास हिस्ट्री की बुक नहीं है, तो लाइब्रेरी को क्या कराना है, हिस्ट्री की बुक का उसको मुहैया कराना है। तो ये हो गया आप स्टाफ का चयन। स्टाफ का चयन में क्या आएगा भाई, बताइए स्टाफ के चयन में पुस्तकालयों को सुविधा अनुसार चयन करना चाहिए, यानी सुविधा अनुसार चयन करना चाहिए। ग्रंथालय के अंतिम लक्ष्य नहीं होने चाहिए, यानी संसाधनों का उपयोग करता है स्टाफ ही ग्रंथालय यानी कि लाइब्रेरी स्टाफ की आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को भी भर लो, ये होना चाहिए उसकी योग्यता अनुसार उसको स्टाफ का निर्माण करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आता है आपका उसी से रिलेटेड, ग्रंथालय स्टाफ का दायित्व। तो ये क्या है, स्टाफ का दायित्व क्या है भाई, स्टाफ का दायित्व द्वितीय सूत्र के लक्ष्य के अनुसार तब तक प्राप्त नहीं करना चाहिए, ग्रंथालय कर्मचारी और दायित्व कर्तव्यों को निष्वाह नहीं करना चाहिए जब तक कि उसके जो स्टाफ का दायित्व है, कि उस स्टाफ का दायित्व क्या है, सभी पाठक को उसका जो पुस्तक है वो मिले। भाई अब लाइब्रेरियन, आपने लाइब्रेरी की जॉब कर ली, ठीक है, आपके यूएस में सिलेक्शन हो गया, तो आपका ये कर्तव्य नहीं है कि आप जाओ और मजे मारो और जाके बैठ जाओ कि जाओ बच्चों अपने आप किताब ले लो, ये नहीं, आपका दायित्व है कि आपका बच्चा आपसे कि सर मुझे ये किताब नहीं मिली, तो उसको आप आगे बढ़ चढ़ के भाग लेके उसे बताए कि ये किताब यहाँ मिलेगी, आपको ये किताब चाहिए, ये किताब आपको यहाँ मिलेगी। नेक्स्ट आपका है पाठक को का दायित्व, यानी कि सेकंड लॉ में हमें पाठकों का दायित्व पढ़ना है। यानी द्वितीय सूत्र में क्या बताया गया, दायित्व क्या है, निर्धारित होने चाहिए, ग्रंथालय की उपलब्धता संसाधनों को प्रभावित करने की कार्य कुशलता उपयोगी होनी चाहिए, नियमों अनुसार होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आदान प्रदान वाली चीज़ें होनी चाहिए। यानी कि पाठक का दायित्व क्या है, पाठक का दायित्व है उसके स्टाफ का, यानी कि पुस्तक का सम्मान करें। भाई पाठकों का दायित्व क्या है, उस पुस्तकों का सम्मान करें, अपने जो लाइब्रेरी का उसका थोड़ा ध्यान रखें, तो ये सब चीज़ें उसका दायित्व है, यानी कि पाठक का भी दायित्व होता है। भाई आप अपने घर में या आप कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं, तो ये थोड़ी कि आप पंखे तोड़ दोगे, उसको तोड़ दोगे, आपका घर ही तो है, आप अपने घर के क्या तोड़ते, आप अपने घर में रहते हैं तो उसे वे तो सजा सुजो के रखते हैं। ऐसे ही होता है आपका लाइब्रेरी, लाइब्रेरी आपका घर है, क्यों घर है, क्योंकि आप वहाँ पर 10-10 घंटे 5-5 6-6 घंटे बिता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एक जुड़ाव होगा कि नहीं जुड़ा होगा। तो ये आता है पाठक के दायित्व, यानी कि पाठक के दायित्व। फिर आता है थर्ड लॉ हमारा, प्रति एक पुस्तक को उसका पाठक, यानी कि थर्ड लॉ क्या बता रहा है, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। तो प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिलेगा तो क्या होगा, मुक्त अधिगम, यानी कि सबसे पहला क्या है, मुक्त
प्रवेश। फिर क्या होगा, नेक्स्ट आएगा स्टाफ की व्यवस्था, यानी कि निगरानी या सेल्फ की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर आता है आसानी से अधिगम, यानी कि आसानी से अभिगम। फिर क्या आएगा जल्दी बताइए, ग्रंथालय सूची, प्रचार, पुस्तक का प्रदर्शन। पुस्तक को प्रदर्शन, प्रचार और ग्रंथालय प्रसूची, ये आपके आ जाएंगे इसमें थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी में। सबसे पहला आता है मुक्त प्रवेश। भाई आप कहीं भी लाइब्रेरी में जा रहे हैं, ठीक है, लाइब्रेरी में आपको पढ़ना है और आपका कहीं भी प्रवेश आपको रोक दिया जाए कि यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, यहाँ से किताब नहीं लेनी, यहाँ से यहीं बैठे रहना है, ये करना है, वो करना है। आपको जब रोक टोक करी जाएगी कि आप उस लाइब्रेरी में जाना पसंद करेंगे? नहीं। यानी कि लाइब्रेरी में अगर आपको पढ़ना है तो आप कहीं भी जाकर पढ़ ले। यहाँ इधर चिल्लम चिल्ली हो रही है तो यहाँ के पढ़ ले। तो ये होती है मुक्त प्रवेश की बात, यानी कि एक स्थान पर जाके पढ़ लें, जाके आपका अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी जाकर पढ़ लें, किसी भी बुक को एक्सेस कर सकें, वो होती है लाइब्रेरी। फिर होता है सेल्फ की व्यवस्था। सेल्फ व्यवस्था में यह क्या है, सेल्फ व्यवस्था में पुस्तक का आपको कहीं से उठाकर, यानी कि पाठक की जो को पुस्तक चाहिए रैक नंबर 2 से चाहिए। सेल्फ व्यवस्था का मतलब यही है कि सेल्फ व्यवस्था जाकर बच्चा एक्सेस कर सके। बहुत सी लाइब्रेरी में क्या होता है कि आपको एक पर्ची भरनी पड़ती है कि मुझे ये किताब चाहिए, और वो किससे भरनी पड़ती है, जो आप कार्ड बनाते हैं, लाइब्रेरी कार्ड। भाई आपने पढ़ा होगा ये वाला, देखिए, रुकिए, सॉरी, ये है लाइब्रेरी कार्ड। आपने इस तरह का लाइब्रेरी कार्ड पढ़ा होगा यहाँ पे, जिसे लाइब्रेरी कार्ड कहते हैं, इस तरह का बना होता है। तो उसमें सब चीज़ें लिखी होती है, तो उसे देख के बच्चे पर्ची भरते हैं और पर्ची भर के लाइब्रेरी में देते हैं, फिर वो 1 घंटे में निकाल के आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सेल्फ व्यवस्था होनी चाहिए, जाके बच्चा कोई भी किताब ले सके, एक्सेस कर सके, उसमें उसे जो अच्छी लगे मार्गदर्शन करना का काम होता है लाइब्रेरी का, बस। ठीक है। आसानी से अधिगम, आसानी से अधिगम का मतलब ये है कि जो आसानी से उपलब्ध है, यानी कि इसे चलते हैं अगले पेज पे समझते हैं। भाई ये है आपकी लाइब्रेरी, ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, यहाँ पर लगी हुई अलमीरा, ठीक है, अलमीरा लगी हुई, ठीक है, ये लगी हुई आपकी अलमीरा, ये आपका गेट हो गया लाइब्रेरी का। ये है बीच में क्या, बहुत बड़ी टेबल, और यहाँ पर बैठे हैं आपके लाइब्रेरियन जी। तो यहाँ पर इस तरह की होनी चाहिए रैक या अलमारी कि जहाँ से बच्चे की ऊंचाई आसानी से ऊंचा जाकर किताब ले सके, यानी आसानी से अधिगम का मतलब यही है कि आपका बच्चा यहाँ से उठा, 5 फीट की हाइट है उसकी, 5 फीट की किताब में उसे मिल गई किताब, उठाई किताब और पढ़ लिया, यहाँ आके बैठ के पढ़ लिया और शांति से पढ़ रहा है। तो ये है आसानी से उपलब्ध कराने की बात। तो चलिए अब इसे मिटा देते हैं। अब हमारा आपको समझ में आ गया, यानी कि आपको समझ में आया। फिर आता है ग्रंथालय प्रसूची। भाई ग्रंथालय प्रसूची आपको बताई दी, ग्रंथालय प्रसूची में क्या होता है, विषय निर्देश होते हैं, और वो आपको ये जो कार्ड होता है कैटलॉग कार्ड, उसके बारे में बताया जाता है कि इसमें आपको कौन सी पुस्तक कहाँ मिलेगी, किस नाम से है, किस नाम से पुस्तक है, क्या नंबर है उसका। आपको अगर नहीं मिले तो लाइब्रेरियन को बता दो, लाइब्रेरियन का सर ये है किताब और ये मुझे किताब चाहिए। फिर आता है प्रचार। प्रचार में क्या होता है, वार्षिक रिपोर्ट आती है, ग्रंथालय के बुलेटिन आते हैं, पत्रिका आती है, ये सारी प्रसार में आता है, यानी कि प्रचार। ये सारी इसमें कौन कौन सी आती है, वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट क्या आती है, पत्रिका आती है, पत्रिकाएं। फिर क्या आएगी भाई, जल्दी बताइए, विषयगत सूची, यानी कि विषयगत जो विषय अनुसार जो पुस्तकें आती हैं वो आएंगी विषय के
अनुसार बुक जो होती है वो आएंगी। ये सारे आएंगे, सब इसमें आएंगे। लास्ट जो बचता है आपका इस थर्ड लॉ में, पुस्तकों का प्रदर्शन, यानी कि पुस्तकें इससे होनी चाहिए आपकी जो ओपन खुली हुई लाइब्रेरी का प्रदर्शनी होनी चाहिए, यानी कि आपकी बुक में बच्चों को इतनी गुप्त तरीके से नहीं रखी होनी चाहिए लाइब्रेरी में जिससे आपको समझ में ना आए। यानी कि लास्ट जो कहता है, लास्ट लॉ क्या कहता है कि प्रदर्शनी ग्रंथालय सूची लास्ट नहीं लिखा मैंने, तो ये है, अच्छा ये लिख दिया, ये है पुस्तकालय की प्रदर्शनी। की पुस्तकालय प्रदर्शनी इस तरह की होनी चाहिए कि आपकी जो रैक है, यानी कि ये ओपन खुली हुई दिखनी चाहिए, अंदर की बुक क्या क्या रखी हुई हैं, जैसे हिस्ट्री की बुक दिख रही है, इंग्लिश की बुक दिख रही है, ये सब चीज़ें आपकी दिखनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं हम फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी कि पाठक का समय बचाए। अभी समय कौन सा बचा रहा था, फर्स्ट लॉ भी समय बचा रहा था आपका, तो ये है फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ में क्या बताया है, वर्गीकृत व्यवस्था होनी चाहिए, परिसूची विस्तृत होनी चाहिए, यानी कि समय किस तरह बचा रहा है भाई, निधि कक्ष, यानी कि एक तरह से जो फोर्थ लॉ बता रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें है वर्गीकृत व्यवस्थापन। तो इसमें क्या आएगा, व्यवस्थापन में आ जाएगा आपको, देखिए एक मिनट रुकिए, पेन भी चेंज कर लूँ मैं। तो इसमें आएगा आपका, आपने देखा होगा जैसे हिस्ट्री की बुक, लाइब्रेरी साइंस की बुक, पॉलिटिकल की बुक, ज्योग्राफी की बुक, और किसकी बुक मान लेते हैं हम मान लेते हैं फिजिक्स की बुक, साइको की बुक, केमिस्ट्री की बुक। ये सारी बुकें अलग अलग रैक में रखी होनी चाहिए, यानी कि एक रैक लाइब्रेरी की होनी चाहिए, एक रैक हिस्ट्री की होनी चाहिए, एक रैक, यानी कि एक रैक में, यानी कि एक वो है अलमारी में एक रैक हिस्ट्री, एक रैक लाइब्रेरी, एक रैक पॉलिटिकल, एक रैक, इस तरह की होनी चाहिए, ये बताया गया है इसमें। नेक्स्ट आता है आपका प्रसूची की प्रशिष्टि, ये आएगा आपका। इसमें क्या बताया गया, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए जटिल पुस्तकें की व्यवस्था हो, सूचीगत होनी चाहिए, शीर्षक लिखा होना चाहिए, लेखक का नाम लिखा होना चाहिए, ये सब चीज़ें प्रदर्शित होनी चाहिए, यानी कि आपका जो कैटलॉग कार्ड है वो उसके हिसाब से ही बना होना चाहिए, सूचीगत प्रसूची उसे ही कहते हैं। ठीक है, फिर आता है मुक्त प्रवेश। नेक्स्ट आता है हमारा मुक्त परिवेश। मुक्त परिवेश चौथे लॉ में क्या कहता है, चौथे लॉ अवगत कराता है अधिगम प्रणाली के पाठक का जो समय बचाए। समय कैसे बचाएगा, आप जाओ, आप 10 बार पूछे सर मैं लाइब्रेरी चले जाऊँ क्या, सर मैं लाइब्रेरी चले जाऊँ क्या, इस तरह करते रहे, बच्चे बहुत सारे होते हैं, और लाइब्रेरियन भी अपनी ऐट में रहते हैं, बहुत सारे लाइब्रेरियन इस तरह के ऐट में रहते हैं, नहीं अभी नहीं जाना, ये लाइब्रेरी का पेड़ नहीं है, या आप लाइब्रेरी में जाके क्या करोगे, वहाँ मस्ती करोगे, मजा करोगे, लाइब्रेरी का आपने दिखाने के लिए लगा रखी है क्या, या क्या नाम लाइब्रेरियन बने बैठे हो तो किस लिए लगा रखी है। लाइब्रेरी का मतलब ये है मुक्त प्रवेश, सीधे सीधे अगर आप लाइब्रेरियन बन जाओ तो मुक्त प्रवेश जरूर रखना, जिससे बच्चा आपका हैप्पी रहे और आपका जो मोटिव है वो भी इम्पोर्टेंट हो। पर बहुत से लाइब्रेरियन बनने के बाद इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं कि ये सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं। फिर जब वो उनका इंस्पेक्शन होता है ना, केवीएस में जब इंस्पेक्शन होता है, तब जो इंस्पेक्शन करने वाले आते हैं, इंस्पेक्शन टीम आती है, जब वो देखती है तब वो ऐसी ऐसी चीज़ों को नोट करती है, फिर जब लास्ट में ये सब चीज़ें उठाती, आपने मुक्त प्रवेश नहीं कर रखा, अच्छा आप क्या करते हो, लाइब्रेरियन बने बैठे हो या तानाशाह बने बैठे हो, इस तरह की चीज़ें जब कहते हैं तब समझ में आती है। फिर आता है संदर्भ सेवा। भाई संदर्भ सेवा क्या होती है, पाठक का समय बचाने के लिए संदर्भ सेवा भी इम्पोर्टेंट होती है। संदर्भ सेवा पता ही है भाई आपको, सब कुछ चीज़ें क्या होती है। ठीक है, ये संदर्भ सेवा, मुक्त प्रवेश हो गया, संदर्भ सेवा होगी। अब आते हैं हम पुस्तकों का आदान प्रदान में विधि। भाई पुस्तकों की आदान प्रदान में विधि इस तरह की होनी चाहिए, पुस्तकों
के आदान प्रदान की विधि। सीधे सीधे जब मुक्त प्रवेश आ जाएगा, मुक्त प्रवेश से रिलेटेड है ये आदान प्रदान वाली विधि, कि आपको जो पुस्तकों के आदान प्रदान होता है, आदान मतलब लेना और प्रदान मतलब आदान प्रदान, एक तरह लेना देना की बात होती है। भाई आपको पाठक यानी आपका स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट को बुक चाहिए, मान लीजिए लाइब्रेरी साइंस की बुक चाहिए, लाइब्रेरियन 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस चाहिए, वो जाके क्या ना अपने जहाँ पे रखी है बुक वहाँ से लिया है, और वो उसे कह देगी आपको आज तारीख 11 तारीख है, मान लीजिए 11 तारीख है, उसे कह दीजिए आपको अगले तारीख 17 तारीख को ये बुक आपको वापस देनी है, नहीं तो ड्यू डेट हो जाएगी, आपको पेनल्टी लगी। तो उसका भी एक तरह से आदान प्रदान की व्यवस्था भी सही होनी चाहिए, विधि भी सही होनी चाहिए। फिर आता है प्रकाशित पूर्व यानी संग्रह कक्ष मार्गदर्शन वाला होना चाहिए, ग्रंथालय की अवस्था होनी चाहिए यानी ग्रंथालय की। नेक्स्ट आता है संग्रह कक्ष मार्गदर्शन में आपको ये होना चाहिए, सीधे सीधे ये बात बताइए कि आपका बच्चा पूछे कि सर मुझे इस तरह की बुक चाहिए, कहाँ मिलेगी, तो आपको खुद उठ के जाना है, एक तरह से बताना है, या फिर उसको बतानी है, जाकर बुक निकाल के दे देनी है, वो बताया गया है। समय कैसे बचाओगे, ऐसे तो बचाओगे भाई। फिर आता है ग्रंथालय की अवस्थिति। ग्रंथालय की अवस्थिति में क्या आएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी उसके, जो शहर की ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ से पाठक, भाई मान लो अभी जो हम पहले जो समय बचा रहे थे, यहाँ पर है उसका, यानी लाइब्रेरी आपकी यहाँ पर है और सब आते हैं यहाँ पर, तो ऐसी जगह में होनी चाहिए जहाँ पे पाठक का समय बचे। अब पाठक आ रहा है घूम फिर के यहाँ पे 50 किलोमीटर घूम फिर के आ रहा है अपनी लाइब्रेरी में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रंथालय ऐसी जगह होनी चाहिए, यानी लाइब्रेरी ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर पाठक का समय बच सके। अब आता है लास्ट आपका जो पांचवा लॉ है, वो है यानी कि ग्रंथालय एक वर्धनशील तंत्र है। तो पांचवा लॉ क्या कह रहा है, 5 लॉ क्या कह रहा है, पांचवा लॉ क्या कह रहा है, आकार की वृद्धि। सबसे पहला होता है आकार। भाई आप लाइब्रेरियन हो, आपका मतलब ये है कि आपकी जो आज है ये 1000 किताब की लाइब्रेरियन है, सॉरी लाइब्रेरी, तो आपको 10,000 की बनानी है, तो यानी आकार में वृद्धि होनी चाहिए, यानी कि ग्रंथालय एक तरह से बढ़ता चल जाए। फिर आता है ग्रंथालय भवन। इसमें क्या आएगा, ग्रंथालय का क्षेत्र आ जाएगा, एक मिनट पेन चेंज कर लूँ मैं जिससे यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। ये आ जाएगा क्षेत्र, परिचालक क्षेत्र, चालन क्षेत्र, क्षेत्र और परिचालन क्षेत्र, इसमें ये दोनों चाहिए। अध्ययन का कक्ष का क्षेत्र, यानी कि 3 चीज़ होनी चाहिए। एक तो भाई बहुत सी लाइब्रेरी आपने देखा होगा वहीं पढ़ रहे हैं, वहीं पे किताब रखी और वहीं पे वो चीज़ें, वो छोटी लाइब्रेरी है मान के चलते हैं हम, यानी कि अध्ययन कक्ष। पर जिस यानी KVS में सारी जगह, मैं भी KVS से पढ़ा हूँ, तो यहाँ पर एक ही जगह पे, यहाँ पर ऐसे कोने कोने में सेल्फ लगी रहती है, बुक रैक लगी रहती है, बीच में होता है क्या बोलते हैं आपकी टेबल, और यहाँ पर जो गेट के पास बैठा होता है लाइब्रेरियन, ठीक है। तो ये इस तरह की आपको लाइब्रेरी मिलेंगी। ये कॉलेज लाइब्रेरी जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ कॉलेज में, उसमें इस तरह की चीज़ें हैं, तीनों चीज़, बुक अलग जगह रखी है एक अलग कमरे में, रीडिंग रूम अलग है, यानी कि रीडिंग रूम अलग है, और जहाँ लाइब्रेरियन बैठता है वो अलग है डिपार्टमेंट। ये सब चीज़ें अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। फिर आता है लास्ट जो आता है आपका, चलिए लास्ट भी पढ़ लेते हैं। लास्ट है स्टाफ में वृद्धि और पाठक में वृद्धि।
पाठक को की वृद्धि। भाई लाइब्रेरी का मतलब क्या है? लाइब्रेरी का मतलब क्या है? स्टाफ में वृद्धि। आज आपके पास 10 स्टाफ था, कल को 20 होना चाहिए, इस तरह वृद्धि होनी चाहिए। और वो कब होगा? जब पाठक में वृद्धि होगी। यानी कि आज 100 स्टूडेंट हैं यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, कल को आपके पास 200 होनी चाहिए, फिर 500 होनी चाहिए, 500 के बाद 1000 होने चाहिए। जब 1000 होंगे तो यहाँ भी वृद्धि होगी। यानी कि ये दोनों चीज़ें इससे रिलेटेड है, यानी पाठक से रिलेटेड ही। भाई पाठक आ कौन है? पाठक आ रहा है। यहाँ पे आपने किसकी करी? पुस्तक को तो बढ़ा दिया, यानी 1000 से 10,000 ले गए, तो यहाँ पर पाठक भी तो बढ़ा, फिर स्टाफ भी बढ़ेगा। स्टाफ बढ़ेगा तो ये सब चीज़ें आपके इन सब चीज़ों में आएंगी। जल्दी जल्दी एक बार और फिर देख लेते हैं हम। पहला देखिए, फाइलोस कौन से? पुस्तक उपयोग के लिए, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिल जाए, समय बचाए। और ग्रंथालय, पहले में क्या है? पहले में ग्रंथालय की अवस्था होनी चाहिए, कहाँ होना चाहिए? ग्रंथालय के कार्य का समय होना चाहिए, वही समय कौन सा है? जो पाठक के अनुसार हो। फिर फर्नीचर हो, यानी कि सारी सुविधा हो। ग्रंथालय का चयन होना चाहिए, समय सारणी अप टू डेट होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। एग्ज़ाम बुक होनी चाहिए, और ग्रंथालय के कर्मचारियों का होना चाहिए पहले लॉ में। दूसरे लॉ में राज्य होने चाहिए ग्रंथालय प्रतिनिधि होने चाहिए, कर्मचारी होने चाहिए, पाठक होना चाहिए। फिर आता है ग्रंथ राज्य के में क्या होता है? राज्य के किस राज्य का दायित्व क्या है? राज्य का दायित्व है कि आपको सारी सुविधा उपलब्ध कराएं, यानी लाइब्रेरी को सारी सुविधा उपलब्ध कराएं, तभी तो आप बढ़ेंगे, लाइब्रेरी बढ़ेगी। फिर आता है ग्रंथालय के प्रतिनिधित्व का दायित्व क्या होना चाहिए? पुस्तक का चयन होना चाहिए, पुस्तक स्टाफ का चयन होना चाहिए, स्टाफिंग दायित्व होना चाहिए, और पाठक का दायित्व होना चाहिए। ऐसा है। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, यानी कि थर्ड लॉ क्या बता रहा है? प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। मुक्त प्रवेश होना चाहिए, तभी आपको एकदम एक्सेस हो जाएगा, यानी कि लाइब्रेरी को मुक्त प्रवेश रखना चाहिए, जिससे उसका स्टूडेंट आ सके। सेल्फ की सुविधा होनी चाहिए, सेल्फ यानी कि आप जाके बुक निकाल सकें, उनकी आसानी से अधिगम कर सकें, वो आसानी से अधिगम कहीं भी जाकर बैठ के पुस्तक को पढ़ सकें। पुस्तकों का प्रदर्शन होना चाहिए, यानी प्रदर्शन वाले, यानी कि खुली हुई जैसे शीशे वाली कहते हैं, उसकी होनी चाहिए, या सेल्फ वाली खोली वाली होनी चाहिए। प्रचार होना चाहिए, प्रचार कर सके। ग्रंथालय सूची होनी चाहिए। फिर आता है चौथा लॉ। चौथा लॉ में क्या कहता है? वर्गीकृत व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि आपको हिस्ट्री की किताब यहाँ है, पॉलिटिकल की यहाँ है, लाइब्रेरी की यहाँ है, ये वाली चीज़ें बताई गई हैं। फिर आता है परिसूची कार्ड कैटलॉग में मुक्त प्रवेश आ जाता है, प्रेस संदर्भ सेवा आ जाता है, यानी कि बच्चे का समय बचाना है, सीधे सीधे उसका आप किसी भी तरह समय बचा दो। जितनी भी समय बचाने की चीज़ें हैं वो सारी इसमें आ जाएगी, एक फर्स्ट लॉ के अलावा। ठीक है। फिर आता है आपका पाँचवा लॉ। पाँचवा लॉ क्या कहता है? हमें लाइब्रेरी को बढ़ाना है, यानी कि लाइब्रेरी यहाँ थी हमारी, जीरो थी, जीरो से हमें 100 200 तक लेके जाना है, 100% तक लेके जाना है। और कैसे बचाओगे? आकार बढ़ाओगे, पाठक को बढ़ाओगे, स्टाफिंग को बढ़ाओगे, बुक को बढ़ाओगे, क्षेत्र को बढ़ाओगे, पैसा लाओगे उसके लिए। बजटिंग जितनी भी आ जाती है, यानी कि बजटिंग वाली जितनी बात आती है वो आती है यहाँ पर, यानी फिफ्थ लॉ में बजटिंग, मैन पावर, बुक पावर, ये सारी आ जाएंगी फिफ्थ लॉ में। ठीक है बच्चों, ये जो चैप्टर था, यानी आपका जो 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस का इम्प्लीकेशन थे, ये सारे हमने पढ़ लिए हैं। आज आपका दोनों चैप्टर यानी 5 लॉज का कल क्लियर हो गया था, और 5 लॉज के इम्प्लीकेशन आपकी चीज़ें थी वो भी पढ़ लिया है। ठीक है बच्चों, और एक चीज़ आपको कह रहा हूँ, इस चैप्टर यानी कि थ्योरी के साथ साथ मैराथन भी देखते रहिए। मैराथन आपकी रितु मैडम करा रही है, तो रितु मैडम की मैराथन जरूर देखिए। उसका लिंक आपको या तो एंड वीडियो मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। चैनल पर आपको पढ़िए, लाइब्रेरी मैराथन के प्लेलिस्ट है, उसे भी जाकर देखिए, जिससे आपको इसका आनंद उठा सकें आप, और लाइब्रेरी में आपके 100 जो क्वेश्चन है वो सारे कवर हो सकें। भाई थ्योरी पढ़ोगे और क्वेश्चन करोगे, थ्योरी पढ़ोगे क्वेश्चन करोगे, तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, और लाइब्रेरी की आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है भाई, और थ्योरी से आपका ये फ़ायदा है, जब आपका लाइब्रेरी का इंटरव्यू होगा तब आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जितने भी लाइब्रेरी साइंस के कॉन्सेप्ट हैं वो इसी से क्लियर होंगे, स्टेप बाय स्टेप। चाहे आप किसी भी लाइब्रेरी के KVS NVS DSSS सब राजस्थान
सबकी तभी क्लियर होगी, क्योंकि लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट बदलेगा नहीं, वो यही रहेगा, चाहे कोई भी चल जाए, कोई भी दिशा में चल जाए, कोई भी जगह में चल जाए, यही पढ़ना है और यही हमें जीना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।